हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। गोदान का 9वां भाग। और इस भाग में होरी और धनिया का पुत्र गोबर, जिसने भोला की विधवा लड़की से चुपचाप किसी को बिना बताए विवाह कर लिया और अपने घर के पास माता पिता के डर से, बिरादरी के डर से घर के पास छोड़कर वो कहीं रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। कैसे होरी और धनिया इस झुनिया नाम की उस लड़की को अपने घर में पनाह देते हैं, रखते हैं और बिरादरी का विरोध झेलते हैं, और कैसे बिरादरी उन पर दंड लगाती है, उसी का विवरण यहाँ इस कहानी को आगे बढ़ाता है। शुरू करते हैं कहानी को। होरी ने उसके सामने, धनिया के सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया तेरे पैरों पड़ता हूँ, चुप रहे। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वह जो दंड लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। नक्कू बनकर जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाएं तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी, बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे। पंचों, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना हो अगर मेरे पास खलियान में अनाज के सिवा और कोई चीज़ हो। मैं बिरादरी से दगा न करूँगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उनकी कुछ परवरिश करे, नहीं मुझे तो उनकी आज्ञा पालनी है। धनिया झल्ला कर वहाँ से चली गई और होरी पहर रात तक खलियान से अनाज ढो ढो कर झिंगुरी सिंह की चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूं और इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तेलन था। अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ। ये जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। झुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुट गई थी। दोनों ने सोचा था गेहूं और तिलन से लगान की एक किस्त अदा हो जाएगी और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे जो खाने के काम में आएगा। लंगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे, तब तक ज्वार, मक्का, सावा, धान के दिन आ जाएंगे। वह सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गए ही। 100 रुपये की गठरी और सिर पर लद गई। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं और गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने। न हाल न हवाल। अगर दिल का इतना कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया, मगर होनहार को कौन टाल सकता है। बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा हो। जमींदार, साहूकार, सरकार, किसका इतना रोब था। कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता प्राणों को सोखे लेती थी। पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार आंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वह कोई कल्पना नहीं कर सकता था। शादी, ब्याह, मुंडन, छेदन, जन्म, मरण सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ें जमाई हुई थी और उसकी नसें उसके रोम रोम में बंधी हुई थी। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विशृंखलन हो गया, तार तार हो जाएगा। जब खलियान में केवल 1.5-2 मन जो रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा अब रहने दो ढो चुके बिरादरी की लाज। बच्चों के लिए भी तो कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी के भाड़ में झोंक दोगे। मैं तुमसे हार जाती हूँ। मेरे भाग्य में तुम्हें जैसा बुद्धू का संग लिखा था। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में अनाज भरते हुए कहा, यह न होगा धनिया। पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सब का सब वहाँ ढेर कर देता हूँ, फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे, नहीं भगवान मालिक है। धनिया तिलमिलाकर बोली, ये पंच नहीं है, पक्के राक्षस। ये सब हमारी जगह ज़मीन छीन कर माल मारना चाहते हैं। डांड तो बहाना है, मैं समझती हूँ, पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आशा रखते हो। सोचते हो 10 मन 5 मन निकाल कर तुम्हें दे देंगे।
मुंह धो रखो। जब होरी ने न माना तो टोकरी सिर पर रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं न ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही ले लो। मगर मर मर कर हमने कमाया, पहर रात रात को सींचा अगोरा, इसलिए कि पंच लोग मुझों पर ताव देकर भोग लगाएं, हमारे बच्चे दाने दाने को तरसें। तुमने ही सब कुछ नहीं कर लिया है, मैं भी अपने बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे से टोकरी रख दो, नहीं आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कहे देती हूँ। होरी सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीन कर तावान देने का क्या अधिकार है? वह घर का स्वामी इसलिए है कि सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि उनकी कमाई छीन कर बिरादरी की नज़र में सुखरू बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरे के हिस्से का पर मेरा कोई जोर नहीं है। जो कुछ बचा है वह ले जा, मैं जाकर पंचों से कह देता हूँ। धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपनी दोनों लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिससे सारा गांव सुन ले। आज ये पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसर पर बिरादरी की कोई औरत न थी। शोर ने जुनिया ने कहला भेजा था, सोहर गाने का काम नहीं है, लेकिन धनिया कब मानने लगी। अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं है तो वह भी बिरादरी की परवाह नहीं करती। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपये पर झिंगुरी सिंह के हाथ गिरवी रख रहा था। डांड के रुपये का इसके सिवा वह और कोई प्रबंध न कर सकता था। 20 रुपये तो तेलन, गेहूं और मटर से मिल गए, शेष के लिए घर लिखना पड़ा। नौखेराम तो चाहते थे कि बैल बिकवा लिए जाएं, लेकिन पटेश्वरी और दातादीन ने इसका विरोध किया। बैल बिक गए तो होरी खेती कैसे करेगा? बिरादरी उसकी जायदाद से रुपए वसूल करे, पर ऐसा न करे कि वह गांव छोड़कर भाग जाए। इस तरह बैल बच गए। होरी रहननामा लिखकर कोई 11 बजे रात घर आया तो धनिया ने पूछा, इतनी रात तक वहाँ क्या करते रहे? होरी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, करता क्या रहा, इस लौंडे की करनी भरता रहा। अभागा आप तो चिंगारी छोड़कर भागा, आग मुझे बुझानी पड़ रही है। 80 रुपये में घर रहन लिखना पड़ा, करता क्या। अब हुक्का खुल गया, बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया। धनिया ने होंठ चबाकर कहा, न हुक्का खुलता तो हमारा क्या बिगड़ जाता? 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो क्या छोटे हो गए? मैं कहती हूँ तुम इतने भोंदू क्यों हो? मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है? ले दे करके बाप दादा की निशानी एक घर बच रहा था, आज तुमने उसका भी वारा न्यारा कर दिया। इसी तरह कल ये 3-4 बीघे ज़मीन है, इसे भी लिख देना और तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि इन पंचों से पूछते, तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरों का डांड लिखते फिरते हो? तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। होरी ने डांटा, चुप रह, बहुत चढ़ चढ़ न बोल, बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी नहीं है, नहीं मुंह से बात न निकलती। धनिया उत्तेजित होगी। कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरें? किसी की चोरी की है, किसी का माल काटा है, मेरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज उधर तुम्हारी वाह वाह हो रही है होगी और बिरादरी की कैसे मर्याद रख ली। मेरे भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा कभी सुख की रोटी न मिली। मैं तेरे बाप के पाँव पकड़ने गया था, वही तुझे मेरे गले बांध गया। पत्थर पड़ गया था उनकी अकल पर, और उन्हें क्या कहूँ, न जाने क्या देखकर लट्टू हो गए। ऐसे कोई बड़े सुंदर भी तो न हो तुम। विवाद विनोद के इस क्षेत्र में आ गया। 80 रुपये गए, लाख रुपए का बालक तो मिल गया, उसे तो कोई न छीन लेगा। गोबर घर लौट आ जाए, जुनिया अलग झोंपड़ी में भी सुखी रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पड़ा है? धनिया ने प्रसन्न मुख से होकर जवाब दिया, बिल्कुल गोबर पे पड़ा है, सच, रिष्ट पुष्ट तो है, हाँ अच्छा है। रात को गोबर जुनिया के साथ चला तो ऐसा कांप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो।
जुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचेगी, धनिया कितनी गालियां देगी, ये सोच सोच कर उसके पांव पीछे रह जाते थे। होरी का तो उसे भय न था। वह केवल एक बार दहाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था अब धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वह जुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने जुनिया को अपने घर में घुसने न दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी? अपने घर तो लौट ही नहीं सकती। कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो? उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले? मगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े। क्रोध में 2-4 गालियां देगी, लेकिन जब जुनिया उनके पांव पकड़कर रोने लगेगी तो उन्हें दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मजूरी मिल जाए और 2-4 रुपये लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। जुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले ये रोग मर दोगे। न जाने किस बुरी संगत साहित्य में तुमको देखा। न तुम गाय लेने आते, न ये सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना कहो और मैं पीछे से आऊँगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना। मैं बाजार से सौदा लेकर घर जा रही थी, रात हो गई, अब कैसे जाऊं? तब तक मैं आ जाऊंगा। जुनिया ने चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सेल हैं, मेरा तो जी कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूंगी? गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं है। हम लोगों को तो कभी एक तमाचा मारा नहीं, तुझे क्या मारेगी? उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेगी, तुमसे तो बोलेगी भी नहीं। गांव समीप आ गया। गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। जुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर न करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूँ, तू चल तो। मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। तुम इतना डरती क्यों हो? मैं तो आ ही रहा हूँ। इससे तो कहीं अच्छा था कि किसी दूसरी जगह भाग चलते। जब अपना घर है तो क्यों कहीं भागें? तुम नाहक डर रही हो। जल्दी से आओगे ना? हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो? मुझे घर भेजकर आप कहीं चलते बनो। इतना नीच नहीं हूँ जुना। अब तेरी बाँह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा रहा, फिर एकाएक सिर पर मंडराने वाली धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं चुपचाप अम्मा मारने दौड़े तो क्या हो? उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। जुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा जुनिया को गाली दे रही है। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गंडासे का हाथ पड़ने वाला हो, देह का सारा रक्त जैसे सूख गया हो। एक क्षण बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकलकर कहीं जा रही है। दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पी कर मटर अगोरने चले गए हैं। वह मटर के खेत की ओर चला। जो गेहूं के खेतों को रोनता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह है दादा की मंडैया, और वह रुक गया। दबे पांव आकर मंडैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी। ओह, गजब हो गया। अम्मा इतनी कठोर है, एक अनाथ लड़की पर इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं सामने फटकार दूं कि तुमको दुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं है तो सारी सेकी निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं। केले के लिए आज ठीकरा भी तेज हो गया। मैं ज़रा अदब करता हूँ, उसी का फल है। ये तो दादा भी वहीं जा रहे हैं। अगर जुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे ना सहा जाएगा। भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं न जानता था इस विपत में जान फंसेगी। जुनिया मुझे अपने मन से कितना धूर्त, कायर और नीच समझ रही होगी, मगर उसे मार कैसे सकते हैं? घर से निकाल भी तो कैसे सकते हैं? क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर जुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करे तब तक माँ बाप है। जब उनमें ममता ही नहीं है तो कैसे माँ बाप? होरी जो ही मंडिया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे चला।
लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सकता। वह अंधेरे में ही दीवार से चिमट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, हाय बेचारी निरपराध दुनिया पर ये लोग जला रहे हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वह सारे खलिहान को भस्म कर देगी, वह उसने न समझा था। और अब उसमें इतना साहस न था कि सामने आकर कहे, हाँ मैंने चिंगारी फेंकी थी। जिन टिकोनों से उसने अपने मन को संभाला था वे सब इस भूकंप में नीचे आ रहे और वह झोंपड़ा नीचे गिर पड़ा। वह पीछे लौटा। अब वह दुनिया को क्या मुंह दिखाए। वह 100 कदम चला, पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने दुनिया की प्रीति और विवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी। वह अभिसार की मीठी स्मृतियां याद रही जब वह अपने उन्मत्त उमांसों में, अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकालकर उसके चरणों में रख देता था। दुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहाँ नर का मत आग्रह न था, न वह उद्दीप्त उल्लास, न शावकों की मीठी आवाज़ें, मगर बहेलियों का जाल और छल भी तो वहाँ न था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुँचाया या नहीं कौन जाने, पर उसे विपत्ति में तो डाल ही दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दरारों में से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दराज से बाहर झांका। धनिया और झुनिया बैठी हुई थी। होरी खड़ा था। झुनिया की सिसकियां सुनाई दे रही थी और धनिया उसे समझा रही थी, बेटी तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूँगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं है। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से भी देख न सकेगा। गोबर गदगद हो गया। आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने में मंड देता और कहता, अब तुम कुछ परवाह न करो, आराम से बैठो, खाओ और जितना दान पुण्य चाहो करो। दुनिया के प्रति अब उसे शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। दुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे, वह तो अब तभी घर आएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके और दादा अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का दीपक समझे। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंतःस्थल को मत कर वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसके साथ ही संकल्प भी। अब तक वह कम से कम काम करता और ज़्यादा से ज़्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में कभी ये विचार ही नहीं उठा कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उदात्त क्षमा ने जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और झुनिया भीतर चली गई तो वह होरी की उसी मंडैया में जाच बैठा और भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिल जाते हैं और यह उसने सुन रखा था। बाहर उसे 6 आने रोज मिले और वह 1 आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाएं। महीने में 10 आने 10 रुपये होते हैं और साल भर में 125 की थैली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दाता दीन और यही पटेश्वरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और झुनिया तो मारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो घर का सारा दलिदर मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती, अब वह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है और सदा 6 आने ही थोड़े मिलेंगे। जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा मजूरी भी बढ़ेगी। तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर बैठकर भगवान का भजन करो, इस खेती में जान खपाने के सिवाय और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक पछाई गाय लाएगा जो 4-5 सेर दूध देगी और दादा कहेंगी,
दादा से कहेगा तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा परलोक भी। और क्या, एक आने में उसका गुजर आराम से न होगा। घर द्वार लेकर क्या करना है, किसी के औसारे में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं, और फिर जिसकी वह मजूरी करेगा, क्या वह उसे रहने के लिए जगह न देगा। आटा रुपए का 10 सेर आता है, एक आने में 2.5 पाव हुआ। एक आने का तो वह आटा ही खा जाएगा, और लकड़ी, दाल, नमक, साग ये सब कहाँ से आएगा। दोनों जून के लिए पेट भर तो आटा ही चाहिए। ओ खाने की तो कुछ न पूछो, मुट्ठी भर चने में काम चल सकता है, हलवा और पूरी खाकर भी तो काम चल सकता है। जैसी कमाई हो, वह आधे सेर आटा खाकर दिन भर मज़े से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल जाए। और कभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू भून कर भुनता बना लिया। यहाँ दिन काटना है कि चैर करना है। पत्तल पर आटा गूंथा, उपलों पर बाटियाँ सेकी, आलू भून कर बुरता बनाया और मज़े से खाकर सो जाएं। घर ही पर कौन दोनों जून रोटी मिलती है, 1 जून चबेना ही मिलता है। यहाँ भी 1 जून चबेने पर काटेंगे। उसे शंका हुई, अगर कभी मजूरी न मिली तो वह क्या करेगा। वह मजूरी क्यों न मिलेगी, जब वह जी तोड़कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता है। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दिमक लगते हैं, जौ में गेरुई लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात का कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी न छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात कहीं चौकीदारी कर लेगा तो आने भी रात के काम में मिल जाएंगे। 2 आने और तो चांदी है। अगर वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा, जूनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए एक मुंडासा लाएगा। इन्हीं मनमोदकों का स्वाद लेता हुआ वह सो गया, लेकिन ठंड की नींद कहाँ। किसी तरह रात काटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांस तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है और वह अपना ठिकाना नहीं लिखेगा। नहीं, दादा दूसरे दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि जूनिया से क्यों न साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ कमा कर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों, कहती मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। वह वहाँ कहाँ बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी, पाँव लड़खड़ाने लगे। कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले वह अब नहीं चल सकता, लेकिन पास 1 पैसा भी नहीं था। सड़क के किनारे झड़ बेरियों के झाड़ थे, उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई, अब मन न माना। कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने बैठा कि एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पियोगे, थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की और चला ले कोल्हू और बना ले खांड, अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी, सारी ऊख खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खांड के भाव, चीनी मिलेंगी तो हमारा गुड़ कौन लेगा। उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियाँ ला कर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया। तंबाकू तो पीते होंगे, गोबर ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बूढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बैर पकड़ लें तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया। चाल तेज हुई। जाड़े के दिन न जाने कब दोपहर हो गई। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूर कर कहा, मैं न जाऊंगी, न जाऊंगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेटम दिया, न जाएगी, न जाऊंगी, न जाएगी, न जाऊंगी। पुरुष ने उसके केश पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूँ उठकर चल। स्त्री ने उसी दृढ़ता के साथ कहा,
मैं तेरे घर 7 जन्म न जाऊंगी, बूटी बूटी कर डाल। मैं तेरा गला काट लूँगा तो फांसी लगाओ। पुरुष ने उसके केश पकड़ लिए और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं है। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तू क्या चाहती है? युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ कि तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुंह से कहेगी, क्या बात हुई? मेरे भाई बाप को कोई गाली दे। किसने गाली दी? तेरे भाई बाप को। जाकर अपने घर में पूछ। चलेगी तभी तो पूछूंगा। तू क्या पूछेगा? कुछ दम भी है? जाकर माँ के आंचल में मुंह ढांक कर सो जाएगा। वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं है। तू उसकी गालियाँ सुन, मैं क्यों सुनूं? एक रोटी खाती हूँ तो 4 रोटी का काम करती हूँ। क्यों किसी की धौंस सहूँ? मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। राहगीरों को इस कलह में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी। एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ न कह सकता था। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई, मर्द और औरत के बीच में बोलना तो न चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कोड़ी सी आंखें निकाल कर कहा, तुम कौन हो? गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई हूँ, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी मेहरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। मेहरिया आएगी तो भी उसके झोंटे पकड़कर न खींचूंगा। अच्छा, तो अपनी राह लो। मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा, काटूंगा। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? चले जाओ सीधे यहाँ से, यहाँ मत खड़े रहो। गोबर का गर्म खून और गर्म हो गया। वह क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं है। वह जब तक चाहे वहाँ खड़ा रह सकता है, वहाँ से उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं है। पुरुष ने होंठ चबाकर कहा, तो तुम न जाओगे हैं? गोबर ने अंगोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार हो चला। तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तुड़वा के जाओगे। ये कौन जानता है किसके हाथ पैर टूटेंगे। तो तुम न जाओगे ना। पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो जी? अपनी राह क्यों नहीं लेते? ये कोई तमाशा है? हमारा आपस का झगड़ा है। कभी वह मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ। तुमसे मतलब? गोबर ये धिक्कार पाकर चलता बना। दिल में कहा, ये औरत मार खाने की लायक ही है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कही थी कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी ही, मगर है किसी भले घर का और अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों उसे अपनी बहन के लिए नहीं ठीक कर लेते? पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्या अब तक कुंवारा बैठा होगा? तो पूछ ही क्यों न लेते? पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज़ दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर उसके सिर भूत सवार हुआ है, तभी ललकार रहा है, मार खाए बिना न मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम और जात पूछी। गोबर ने ठीक ठीक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची। तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा। मैं नाहक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया। उसके मोरूसी 5 बीघे खेत है और 1 हल की खेती होती है। मैंने तुम्हें तो जो भला बुरा कहा है उसकी माफ़ी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण सहूर में लक्ष्मी है, मुदा कभी कभी न जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उन्होंने दिया है, पाला पोसा तो उन्होंने है।
जब कोई बात होगी तो मैं तो कुछ कहूँगा, लुगाई ही से कहूँगा, उस पर अपना बस है। तुम ही सोचो, मैं कुपद तो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मुझे उसका बाल पकड़कर घसीटना न था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में भी तो नहीं रहती। चाहती है माँ से अलग हो जाऊँ। तुम ही सोचो, कैसे अलग हो जाऊँ और किससे अलग हो जाऊँ? अपनी माँ से, जिसने जन्म दिया है। ये मुझसे न होगा, औरत रहे या जाए। गोबर को भी अपनी राय बदलनी पड़ी। बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म भी है भाई, माता से कौन उऋण हो सकता है। कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस दो कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी, रात को कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया। लुगाई मान गई? न मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई कि मैं लज्जा गया। वह खुद पछता रही है। चलो जरा माताजी को समझा देना। मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता, उन्हें भी सोचना चाहिए। बहू को बाप भाई की गाली क्यों देती है? हमारी ही बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियाँ देगी तो उससे सुना न जाएगा। सब दोष लुगाई ही का नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में वह अपनी बेटी का पक्ष लेती है तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर में रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था ही। कोदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहाँ युवती बैठी हुई थी। वह अब गृहिणी बन गई थी। जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, ये तो आते ही न थे, कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाएं। युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतना ही डांट में डर जाए, लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे? गांव समीप ही था। गांव क्या था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर दरी डाल दी, शरबत बनाने को कहा, चिलम भर लिया और एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। वह अपना अब उसका नंदोई हो रहा है, फिर क्यों न अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दें। यह है गोदान उपन्यास का 9वां भाग और कल शुरू करेंगे भाग 10। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।